सिक्स क्लास एनसीईआरटी पॉलिटी का ये सेकंड लास्ट चैप्टर है। इसके बाद बस एक और चैप्टर रह रहा है, फिर हमारा सिक्स क्लास की पॉलिटी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हम सेवन का स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर में आपको ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के आजीविका के बारे में पढ़ना है। वहाँ के लोगों के ज़रूरतों को ये पूरा करने के लिए क्या क्या साधन है, उन लोगों के व्यापार पे उनके भूगोल का क्या असर पड़ता है, क्या जगह भी उनके काम को प्रभावित करता है। आपको इन सब के बारे में इसमें पढ़ना है। इस चैप्टर में तमिलनाडु का एक गांव है कलपट्टू, इसके बारे में जिक्र किया गया है। आपसे सीटेट ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कलपट्टू कहाँ पे है, तो आपको पता होना चाहिए कि कलपट्टू तमिलनाडु में है। उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि तमिलनाडु की लोकेशन कहाँ है। तो आइए मैं आपको मैप पे तमिलनाडु को दिखाती हूँ। ये देखो आप, ये है इंडिया का मैप जिसमें ऊपर लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पंजाब, और फिर अब जब आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे ये देखो, ये इस वाले साइड में नीचे बिल्कुल यहाँ पे है तमिलनाडु। ये देखो आप, ये वाला एरिया, ये है तमिलनाडु बिल्कुल नीचे साउथ में है। अब आपको मैप पे तमिलनाडु की लोकेशन समझ में आ गई होगी, तो अब इसके बारे में समझना ज़्यादा आसान होगा। आइए चलते हैं अपने चैप्टर में। यहाँ पर भी लोग दूसरे गाँवों की तरह खेती के अलावा और भी बहुत सारे काम करते हैं, जैसे टोकरी बनाना, बर्तन, घड़े, ईंट, बैलगाड़ी इत्यादि बनाना। पर्स, धोबी, शिक्षक, सारे लोग मिल जाएंगे जैसे इस बाकी सारे गाँवों में मिलते हैं। उसी तरह तमिलनाडु में भी वहाँ के लोग भी अपनी जीविका चलाने के लिए विभिन्न कार्यों पे वो निर्भर रहते हैं। इसमें ये टिफ़िन बताया गया है कि टिफ़िन का क्या मतलब है। तो टिफ़िन का मतलब होता है कि हल्की फुल्की चीज़ जो हम जैसे सुबह या शाम को नाश्ते में खाते हैं ना, इडली, डोसा, उपमा। तो इसको ध्यान रखना, सीटेट का कोई भरोसा नहीं होता है, वो कहाँ से क्या पूछ देगा। ये गांव छोटी छोटी पहाड़ियों से घिरा हुआ है जिसमें धान की खेती होती है, और ज़्यादातर परिवार खेती के द्वारा ही अपनी आजीविका चलाते हैं। तमिलनाडु में नारियल बहुत होता है, नारियल, कपास, गन्ना और केला। इसको आप लिख लेना अपनी कॉपी में कि तमिल, ऐसा भी हो सकता है कि ऑप्शन दे दे आपको कि तमिलनाडु में कौन सी फसल ज़्यादा उगाए जाते हैं, तो उनमें इनमें से कोई एक नहीं होगा। जैसे नारियल, कपास, गन्ना और केला, इन चारों में से कोई भी एक नहीं होगा, या फिर इनके जगह कोई और दे देगा। तो इसको आप एक बार देख लेना। फिर नेक्स्ट है, ये देखो यहाँ पे नीचे धान की खेती का वो चक्र दिया गया है। जैसे धान की खेती में पहले क्या होता है, पहले बीरा बनाना होता है, फिर रोपाई करते हैं, उसके बाद निराई और फिर कटाई होती है। तो ये क्रम भी याद कर लेना। नेक्स्ट देखते हैं क्या है इसमें। ये देखो, धान की फसल की बुआई का ये क्रम है। पहले है बीरा बनाना, फिर है रोपाई, उसके बाद निराई, और फिर सबसे लास्ट में होती है कटाई। ये क्रम है, ये क्रम भी दे सकता है और आपसे पूछ लेगा कि धान की खेती को आप क्रम में लगाएं। तो ये चीज़ भी आप नोट कर लेना। हमारे देश में ग्रामीण परिवारों में जो गांव में रहने वाले लोग होते हैं, उनमें से ज़्यादातर लोग खेती पे ही निर्भर करते हैं। लगभग 40% लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ खेती पे ही निर्भर करते हैं। कुछ के पास तो अपनी ज़मीन होती है छोटी टुकड़ी सी, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बड़े बड़े किसान के खेतों में जाके काम करते हैं। गांव के जो छोटे किसान होते हैं वे बड़ों किसानों से वो वहाँ बीज खरीदने के लिए, अच्छे किस्म की बीज के लिए उनसे उधार पैसे लेते हैं, इस शर्त पे कि फसल की जब कटाई होगी तो हम आपको बेच देंगे। और जो बड़े किसान होते हैं वे उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं, बाज़ार से बहुत ही कम रेट में वे उनकी फसल को खरीदते हैं, और जैसे ही फसल की कटाई होती है वे उनके पास पहुंच जाते हैं अपने पैसे लेने के लिए। पहले तो छोटे किसान बीज के लिए पैसे लेते हैं और पेड़ लगा दिया, उसके बाद फिर खाद, कीटनाशक खरीदने के लिए साहूकार से कर्ज लेते हैं, और क्योंकि अच्छी बीज नहीं होगी तो फसल में कीड़ा लग जाएगा और फसल बर्बाद हो जाएगा, और ढंग से अगर बारिश नहीं हुई तो पानी की कमी से फसल भी खराब होता है। इस तरह किसान बोझ तले ऐसे दब जाता है कि किसानों में आत्महत्या करने की जो रेट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है।
भारत में प्रत्येक 5 ग्रामीण परिवारों में से लगभग 2 परिवार खेतिहारी मजदूरों के होते हैं, जो जिनको अपनी कमाई के लिए दूसरे के खेतों पर निर्भर रहना होता है। भारत में जितने भी किसान हैं, उनमें से 80% किसान बहुत ही छोटे होते हैं, जो दूसरों के खेतों में काम करते हैं। सिर्फ 20% किसान ही ऐसे हैं, जिनके पास अपनी ज़मीन है और वो बड़ी है, जिस पे खेती करके वे अपना घर चला सकते हैं और उनको उससे मुनाफ़ा भी कमा सकते हैं। यहाँ पे मध्य प्रदेश के बारे में बताया गया है, क्योंकि मध्य प्रदेश भारत के बीच में है। यहाँ पे समतल ज़मीन है और पहाड़ भी है, तो यहाँ पे लोग खेती भी करते हैं जो समतल ज़मीन है, और जो पहाड़ी इलाका है वहाँ से लोग जंगल भी ले आते हैं। यहाँ इस वजह से दोनों ही उनकी आजीविका का महत्वपूर्ण स्रोत हो जाता है। उसी तरह समुद्री इलाकों में लोग मछली को पकड़ के अपनी जीविका का पालन करते हैं। इसमें यहाँ नागालैंड में सीढ़ी-नुमा खेती होती है, इसके बारे में बताया गया है। आप ये पॉइंट नोट कर लेना कि सीढ़ी-नुमा खेती नागालैंड में होती है। यहाँ पे एक गांव है चिजामी, यह नागालैंड के फेक ज़िले में है। इस गांव में रहने वाले लोग एक समुदाय में रह के सीढ़ी-नुमा खेती करते हैं। सीढ़ी-नुमा खेती क्या होती है? ये पहाड़ों पे होती है। पहाड़ों के काट-काट के और ऐसे बनाया जाता है, जो ढलान वाली ज़मीन होती है ना छोटे-छोटे टुकड़ों में, वहाँ पे ये सीढ़ी-नुमा खेती होती है। और इसमें सीढ़ी की जैसे इसलिए बनाया जाता है ताकि वो पानी को रोक के रख सके। और यहाँ पे ज़्यादातर चावल की खेती की जाती है, क्योंकि चावल में पानी बहुत ज़्यादा लगता है। समुद्र के किनारे में रहने वाले लोग मछलियों पे उनकी आजीविका डिपेंड करती है, तो उनके पास एक कैटामरैन कैटामरैन नाम की एक छोटी सी नाव होती है। उसको कैटामरैन बोला जाता है। वो छोटी नाव होती है जिसकी सहायता से वो समुद्र में दूर तक जा सकते हैं, ताकि उनको ज़्यादा मछलियाँ मिल सके। हर साल मानसून के टाइम 4 महीने का टाइम ऐसा होता है जब समुद्र में नहीं जाना होता, क्योंकि इस टाइम मछलियों का प्रजनन का समय होता है। तो इस महीने जो मछली के व्यापारी होते हैं, वे अपने बड़े बड़े व्यापारियों से उधार लेकर अपने जीविका का पालन करते हैं। इस चैप्टर में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।